सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। मुल्क भर में कोरोना फैल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में इसके फैलाव की शरह दुनिया से कम है। इसकी एक वजह यह हो सकती है कि अभी पाकिस्तान में टेस्टिंग कैपेसिटी कम है, इसलिए कम केसेस सामने आ रहे हैं। बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कोरोना केसेस को देखते हुए इम्कान जाहिर किया है कि मुल्की वसाइल में कोरोना पर काबू पा सकते हैं। हुकूमत इस हवाले से अहम फैसले कर रही है। आज इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने भी कह दिया है कि शहरी नमाज जुमा घर पर अदा करें। सिंध हुकूमत इस बात पर तहसीन की मुस्तहिक है कि शुरू दिन से लेकर आज तक कोरोना के खिलाफ जंग में वो सबसे आगे नजर आई है, चाहे ये लॉकडाउन का फैसला हो, राशन की तकसीम का, या फिर नमाज जुम्मा इज्तिमात को महदूद करने का फैसला हो। बाकी सूबे सिंध सरकार की पैरवी करते नजर आते हैं, लेकिन पंजाब इस हकीकत के बावजूद कि पंजाब में कोरोना के केसेस भी बढ़ रहे हैं और हलाकतों की तादाद भी, पंजाब फिर भी सिंध की पैरवी करने से हिचकिचा रहा है। लेकिन उस्मान बुज़दार साहब की गुड गवर्नेंस देखिए, मौसूफ ने एक आई स्पेशलिस्ट, आंखों के इलाज के माहिर डॉक्टर को कोरोना कमेटी का इंचार्ज बना दिया है। क्या पंजाब में वबाई अमराज का कोई माहिर डॉक्टर मौजूद नहीं? एक और बहस जो सोशल मीडिया पर चल रही है वो तबलीगी जमात के तर्ज अमल के हवाले से है। सच यह है कि हुकूमत ने कोरोना के हवाले से फासली इक़दामात का ऐलान बहुत पहले कर दिया था। तबलीगी जमात को इन इक़दामात की रोशनी में अपना लाहे अमल तैयार करना चाहिए था, लेकिन अफसोस इस बात पर है कि ऐसा नहीं किया गया, जिसकी वजह से ना सिर्फ अब जमात पर सवाल उठ रहे हैं, बल्कि आम शहरियों, नमाजियों के साथ साथ तबलीग के लिए जाने वालों की मुश्किलात और ख़तरात भी बढ़ गए हैं। ये यकीनन एक गफलत है, लेकिन इससे भी बड़ा सितम यह है कि गलती तस्लीम करने के बजाय इस गफलत की निशानदेही करने वालों को इस्लाम दुश्मन और दज्जाली मीडिया समेत न जाने क्या क्या खिताबात दिए जा रहे हैं। सवाल पूछने पर तबलीगी जमात वालों को क्यों यह महसूस हो रहा है कि इनकी किरदार कुशी की जा रही है? क्या यह तर्ज अमल दुरुस्त है? अगर गलत है तो मीडिया की रहनुमाई करें कि वो इस बारे में सवाल क्यों ना करे, या करे तो क्या? इसका जवाब भी लेंगे। बात करेंगे असद खरल साहब से, बाबू डोगर साहब से, कुछ खबरें इनके पास भी हैं। लेकिन पहले आज के हम डेवलपमेंट्स पर रिपोर्ट देखते हैं, फिर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के हवाले से भी आपको कुछ दिखाएंगे। तबलीगी जमात के एक अहम रुकन मुबल्लिग तबलीगी जमात जनाब नईम भट्ट साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। नईम भट्ट साहब, दो हवालों से आपसे बात करनी है। एक तो ये कि आपकी तरफ से शिकायत है कि तबलीगी जमात के लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनके साथ बदसलूकी की गई, सीएम पंजाब ने भी इसका नोटिस लिया। अब आप मुतमईन हैं क्योंकि लोगों को आपसे भी ये शिकायत हो रही है कि अब भी लोग जा रहे हैं तबलीग करने के लिए, और ट्रकों में, खुद हमने देखा है सोशल मीडिया पे भी वो तस्वीरें नजर आ रही हैं, वीडियोस नजर आ रही हैं कि लोग ट्रकों में भर भर कर जा रहे हैं, जबकि बड़ा खतरनाक है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो जो ट्रकों वाली हैं, ये तो मेरे ख्याल कोई 8 दिन पहले की हैं, ये खत्म हो चुकी है बात। ये तो जमातों की नहीं थी, ये तो कराची से जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो वहां से लोग निकले थे, ये मुझे कराची वालों ने भेजी थी, अभी तक वही चल रही है। अब खैर ये मीडिया इस पे अपडेट शायद नहीं है, ये तो बहुत पुरानी बात है। और जमातों का जहाँ तक ताल्लुक है, जमातें तो सारी जो सिर्फ वो रह गई हैं जो अपने किसी मस्जिदों में फंसे हुए हैं, वहां से जो कोई ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त नहीं हो सकता, वो रह गई। बाकी सब जमातें तो खत्म हो गई। अच्छा। और जो कुछ रह गए, बैरून वाले जो लोग रह गए जो बाहर मुल्कों से आए हुए थे, उनको यहीं पे क्वारंटाइन कर दिया गया है। और जमातें तो कोई नहीं है सिवाय इसके कि वो जो मस्जिदों में फंसे रह गए। उनके लिए मैंने आज दरखास्त की है। अच्छा। हुकूमत से भी कहा है कि भाई इनके लिए को प्रॉपर इंतजाम करें, कोई सवारियों का, ताकि अपने अपने घरों को जा सके। दुरुस्त। लेकिन मैं जो वीडियो दिखा रहा हूँ ना नईम साहब, आपकी बात दुरुस्त होगी, मगर वो आज की है, इस्लामाबाद टोल प्लाजा की है, और वो लोग मुल्तान से आ रहे थे। बहरहाल ये अभी भी हो रहा है। ये बताइए कि पुलिस के जो आला हुकाम है वही कहते हैं कि जब ये मार्च में हो रहा था जो इज्तिमा था, और ये सिर्फ कारकुनों का था, साल में 3 इज्तिमा होते हैं, तो तीसरा ये जो इज्तिमा था ये सिर्फ जो मुसलसल जो साथ होते हैं अरकान, उनका था, तबलीग जमात के अरकान का। तो ये लोग पहले से जमा हो गए हुए थे और उसके बाद चले गए। बेहतर नहीं था कि ये तबलीग पर ना निकलते जब पता लग गया था कि कोरोना फैल रहा है? ये पहली तो गुजारिश में आपसे पहली बात खत्म कर दूं कि ये अब तो मरकज ही बंद है, हर मरकज बंद हो गया। प्राइवेट मरकज बाकायदा सील है, अंदर वाले लोग अंदर हैं, बाहर वाले बाहर हैं, अंदर से कोई बाहर नहीं जा सकता। इसी तरह दोस्तों
इसलिए ये बात कहना कि जमातें जा रही हैं, तो बिल्कुल अजीब ही बात है। ये तो पॉसिबल ही नहीं, 1% भी इसका कोई चांस नहीं है कि जमातें जा रही। नंबर 1। नंबर 2, ये जैसे वो कहा जा रहा है कि साल में हमारे 2 बड़े इज्तिमा होते हैं, ये होना था, ये पिछले 6 महीने, वो 10 तारीख को शुरू हुआ, इतनी सूरत हाल गंभीर नहीं थी, तो 15 को खत्म होना था, जब हमें उस हुकूमत ने उसकी इस बात का एहसास दिलाया कि जी ज्यादा सूरत हाल खराब है, तो 12 को खत्म कर दिया हमने। वो उसमें क्या मसला रह गया? तो वो नहीं तो भट्ट साहब, जो लाहौर की जिलाई गवर्नमेंट है, मेरी उनसे बात हुई है, वो ये कह रहे हैं कि 11 से 14 फरवरी को ये होना था। उस वक्त कोरोना पाकिस्तान में एंटर हो चुका था और वो बार बार आपसे कहते रहे कि इसको सस्पेंड कर दे, इसको ना करें, और उतनी देर में आपने लोग इकट्ठे कर लिए थे। तो बेहतर ये नहीं था कि आप भी गवर्नमेंट, जिलाई गवर्नमेंट से कोऑपरेट करते और पहले ही वहाँ पर लोगों का इजमा ना होने देते कोरोना के पेश नज़र? देखो, गुजारिश ये है कि ये आप जो तारीखें कर रहे हैं, जरा अब आप इसको अपडेट कर लें अपने आप को। 15 तारीख तक क्रिकेट मैच होते रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट जो हमें जो कहा था कि 10 तारीख को, हमने 12 को बना, 15 तारीख तक लोग पूरे स्टेडियम भरे रहे हैं। इसको आप अपना चेक कर लें उस पे। लेकिन माजरे के साथ भट्ट साहब जो क्रिकेट मैच की बात कर रहे हैं, और कुछ दिन पहले से वहाँ स्टेडियम में रश नहीं था, स्टेडियम में लोगों को बंद कर दिया गया था। मैच जरूर हो रहे थे, आप करेक्ट हैं, लेकिन लोग वहाँ पे नहीं होते थे सिवाय खिलाड़ियों के। ये 15 तारीख के बाद है, 15 तारीख से पहले 15 तारीख तक लोग थे। ये इसको चेक कर लीजिए मेरी बात को। नंबर 1। नंबर 2, गुजारिश आपसे ये है कि मैं बता रहा हूं कि आपको भी नहीं पता था और हमारी गवर्नमेंट को भी नहीं अंदाजा था कि इस कदर ये सूरत हाल बनेगी। ये तो किसी को भी नहीं, पूरी दुनिया बंद हो गई इससे। इसको इसमें किसी को ब्लेम करना ये बिल्कुल गैर मुनासिब बात है। बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। ना ये कहना चाहिए कि जी ताफ्तान से यहाँ आया था। अच्छा, मैं इसके भी खिलाफ हूँ। हालांकि सारी दुनिया ये कह रही है कि ताफ्तान से आया, मगर मैं कहता हूँ ना करो ये बात भी, ताफ्तान वाली बात भी ना करो, ये भी ना करो, इसको छोड़ दो। इसको छोड़ के अब ये देखो कि हमने करना क्या है। हाँ, मैं इस पर आता हूं। मैं चाह रहा हूं कि किबला याद साहब जो कि चेयरमैन है इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के, उन्होंने क्या कहा है, मैं उनकी बात आपको सुनाना चाह रहा हूं, लोगों को भी दिखाना चाह रहा हूं, फिर मैं उस पर आपकी राय लेना चाहता हूं। उलमाए किराम की 25 मार्च के एलामिये की रोशनी में नमाजें घरों पर अदा करेंगे ताकि मेल जोल में फासलों को यकीनी बनाया जा सके। मस्जिद की तालाबंदी और बंदिश का तासुर नहीं जाना चाहिए। कोरोना की वजह से जिसकी मौत वाक़या हो, उसके लिए लफ्ज़ शहीद या जाँ बहक के अल्फाज का इस्तेमाल करना बेहतर। नहीं भट्ट साहब, आप भी इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि जुम्मे के इज्तिमात ना हो? जी, हम किसको ये समझ लें कि हमारी जो जमात है वो किस चीज को सपोर्ट करती है। हमारी जमात इस बात को सपोर्ट करती है कि जो भी मुल्क के हालात बने, उस पे जो हुकूमत का मौक़िफ़ हो, हमें उसको मानना चाहिए। हम तो इस बात के हमेशा से कायल हैं और रहेंगे भी इस बात के। इस वक्त में एक पैगाम आप इसको सुन लें, वो ये जो कहा जा रहा है ना कि कोरोना से डरना नहीं, इससे लड़ना है। ये लफ्ज मुनासिब नहीं है। ये तो अल्लाह की तरफ से एक अल्लाह की फौज है जो आई हुई है। तो इससे लड़ना क्या है? कोरोना से बचना है। हम बच जाएं इससे, अल्लाह हमें बचा ले। इससे लड़ाई हम नहीं कर सकते अल्लाह की फौज से। तो हम तौबा इस्तगफार करके अल्लाह को मना के इसको वापस भिजवा दें। ये अल्लाह ने भेजा, अल्लाह ही वापस बुलाएंगे इसको, और नहीं को बुला सकता इसको। अच्छा, हाँ, हुकूमतों ने बहरहाल हमारे साथ जो शुरू में जो लोगों को, क्योंकि हमारी पुलिस वगैरह तो आपको पता ही है ना कि पुलिस वाले तो बादशाह लोग होते हैं। उन्होंने शुरू में जमात वालों से जो ज्यादतियां की, वो बहुत ही ज्यादा वो गैर मुनासिब बात थी। अब तो उसकी सूरत हाल अब अल्लाह ने फजल फरमाया कि अब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने भी इस पे एक्शन लिया। और दूसरा ये कि चौधरी परवेज इलाही को अल्लाह जज़ाए खैर दे, उन्होंने बहुत इस पे आवाज उठाई, जिसकी वजह से नहीं होनी चाहिए। नहीं भट्ट साहब, एक वाकया लिया में पेश आया कि वहाँ पर जो मरकज़ था, वहाँ पर किसी पुलिस वाले को, इंस्पेक्टर को गालिबन वो ज़ख्मी कर दिया। एक वहाँ पर तबलीगी जमात के कारकुन ने, वो निकलना चाहता, उसने उसको रोका कि यहीं पर करंतना है, आप यहाँ से बाहर ना जाएं। उसने छुरियों के वार किए। ये रिपोर्ट हुआ है ये वाकया। और आप अब तमाम जो लोग निकल चुके हैं उनको ये डायरेक्शंस दे दी हैं कि जिस मस्जिद में है वहीं पर रहें, बाहर ना निकलें। अब घरों में जा के तबलीग अभी रोक दें, फिलहाल क्वारंटाइन कर लें।
वो तो रोक दी, वो तो खत्म हो गई बात। ये अगर कोई वाकया ऐसा हुआ है किसी को जख्मी किया, ये मुझे इस बात का अंदाजा नहीं है कि वो ये वाकया पे जो मीडिया में बात चल जाती है वो पता नहीं कुछ कभी सही भी होती है कभी सही नहीं भी होती है। मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं है, मुझे नहीं पता कि ऐसा कोई वाकया हुआ है। बहरहाल मैं आपको पूरे वसूख और यकीन से ये बात अर्ज कर रहा हूँ कि हमने हमारे मरकज की तरफ से हमारे बुजुर्गों ने बड़ी स्ट्रिक्ट हदायत दे दी हैं कि बिल्कुल हर जमात अपने घर चली जाए। कोई अगर कोई किसी को ट्रांसपोर्ट अगर नहीं मिल रही तो उसके लिए मैं आपसे आज मैंने देखा कि कुछ लोगों को ट्रांसपोर्ट पैदल जा रहे हैं बेचारे, वो उसके लिए हुकूमत को चाहिए कि उनके लिए ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त करें। ठीक, बहुत हुकूमत का काम है ये। बहुत बहुत शुक्रिया मुबल्लिग तबलीगी जमात जनाब नईम भट्ट साहब, आपने हमें वक्त दिया। अच्छा असद खरल साहब, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हम इस पर काबू पा लेंगे और जितनी तादाद बढ़ रही है लोगों की, ये हमारी कैपेसिटी है कि हम संभाल लेंगे। मैं अभी तादाद देख रहा हूँ जो लाइव देख रहा हूँ, वो है 914 पंजाब में हो चुके हैं, 761 सिंध में है, दीगर मुल्कों में 2373, यानी पिछले 3-4 दिन से हर रोज एक रिकॉर्ड बन रहा है। यानी पिछले दिन अगर 100 थे तो अगले दिन 150, उससे अगले दिन 200, 250, ये इस तरह से हो रहा है। इमरान खान साहब कह रहे हैं हमें परेशान होने की बात नहीं है, वो तो कह रहे हैं हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इनको खोल देंगे। खरल साहब जल्दी से अगली खबर पर जाना है। अच्छा, मामला ये है कि एक तरफ तो वो ये कह रहे हैं कि हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को खोलने वाले हैं, दूसरी तरफ से ये खबरें आई असद उमर साहब की तरफ से भी और इस तरह जो वफाक हुकूमत की जानब से आ रहा है कि जो लॉकडाउन का फैसला है इसको आगे एक्सटेंड किया जा रहा है 14 अप्रैल तक। बिल्कुल, तो 14 अप्रैल तक एक्सटेंड किया जा रहा है। एक यहाँ पे मैं छोटी सी बात बता दूं, 2 कल हैपनिंग हुई हैं, गालबन 2 या 3। एक जगह पे कंटोनमेंट का हॉस्पिटल था, वहाँ पे गए मेरे ख्याल प्राइम मिनिस्टर साहब शायद, जी, तो वहाँ पे एज पर SOP या आर्मी के जब अस्पतालों में वज़ीर आज़म जाते हैं तो आर्मी चीफ वहाँ पे मौजूद होते हैं। वो वहाँ पे मौजूद आर्मी चीफ साहब नहीं थे। उससे पहले एक और अहम मीटिंग होती है, उसके अंदर वफाकी वज़रा भी होते हैं, आर्मी चीफ भी मौजूद होते हैं, वहाँ पे वज़ीर आज़म साहब मौजूद नहीं थे। अब इसको मेरा ख्याल है इस हालात में हम अपोजिशन और एक पेज पे बातें कर रहे हैं, लेकिन ये मामलात भी हैं। आज जब मुल्क के अंदर फौज जगह जगह खड़ी है, वो उनके पैगामात भी आ रहे हैं सिविल एड के लिए। जुल्फी बुखारी साहब को राब्ते किए जाते रहे हैं, चाइना से जो आने के हवाले से हालात की बात हो रही है। फवाद चौधरी साहब ने NDM के ऊपर एक चार्जशीट लगा दी कि जनाब वो किट्स जो आ रही हैं वो नाकस है, तो मामला उल्टा ये NDM के जो है वो अपने ही इदारों पर शक। अच्छा, हेड है वो भी सर्विंग आर्मी जनरल है। ये बताएं, तो ये जो मामला ये है कि शायद इख्तिलाफात हैं, कोई जी आर्मी चीफ और इमरान खान साहब इकट्ठे नहीं बैठ रहे, कोई वीडियो नहीं आ रही है। तलत हुसैन साहब ने ये ट्वीट भी किया, मैं इस पर आता हूँ। बाबर साहब, ये पंजाब की कारकर्दगी बहुत अच्छी जा रही है, 15,000 उन्होंने टेस्ट कर लिए हैं, तादाद लोगों की बढ़ रही है अगरचे, लेकिन टेस्टिंग में तो पंजाब आगे निकल गया है। उसामा साहब, पंजाब गवर्नमेंट में वसीम अकरम प्लस साहब जो है, उनकी जो पहली प्रायोरिटी है वो कोरोना से लड़ना नहीं है, वो सिंध गवर्नमेंट से लड़ना है कि सिंध गवर्नमेंट को हमने नीचा दिखाना है। वो पूरा जोर लगा रही है, सोशल मीडिया पर अपनी कैंपेन चला रहे हैं, मीडिया पर अपनी कैंपेन चला रहे हैं कि जनाब किसी तरीके से जाली इशूज फिगर दे के मैं ये साबित कर दूं कि मैं मुराद अली शाह जो है उससे बेहतर काम कर रहा हूं। और ये जो मीडिया पर जू मुराद अली शाह की तारीफ की जाती है, तू पंजाब गवर्नमेंट जो है वो अपनी सोशल मीडिया की कैंपेन जो है वो बढ़ा रही है। कोरोना से तो लड़ाई बाद में है, अब यहाँ पर तो ये हो रहा है कि सोशल मीडिया पर जाली सर्वे करवाए जा रहे हैं, जाली किस्म के फैक्ट्स दिए जा रहे हैं कि जनाब पंजाब में सब अच्छा है। पंजाब गवर्नमेंट में वसीम अकरम प्लस साहब मासवाए मीटिंग करने के कुछ नहीं कर रहे, क्वारंटाइन पे क्वारंटाइन बनाई जा रहे हैं। मसला ये है कि वो फोर्स जिसने कोरोना के साथ नंबर 1 सबसे पहले लड़ना है वो है आपके डॉक्टर्स, आपका पैरामेडिकल स्टाफ। उनको आज की तारीख तक फास्टी सूट नहीं दिए गए। तो शर्म की बात है। शर्म की बात यह है कि नून लीग ने आज से 1 हफ्ता पहले 5,000 सूट YDA के जरिए से पंजाब के सारे अस्पतालों में डिस्ट्रीब्यूट करवा दिए। पंजाब गवर्नमेंट आज की तारीख तक अभी तक ना उनको मास्क दे पाई है, ना उनको ग्लव दे पाई है, ना अभी तक फास्टी सूट दे पाई है। ये परफॉर्मेंस है वसीम अकरम प्लस साहब। उसके बाद खरल साहब आगे चले, किसी एक महकमे का दूसरे महकमे के साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। यास्मीन राशिद जो है वो शदीद नफरत करती हैं YDA के साथ।
YDA जो है उस पर पाबंदी लगा दी कि जनाब वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं कर सकते कि उनको मजबूर किया जा रहा है कि बगैर किसी हिफाजती सूट के, बगैर मेडिकल इक्विपमेंट्स के आप जाके कोरोना के YDA के बगैर आप कैसे काबू पा सकेंगे? यंग सर, डॉक्टर्स की उसके तो बाद जरूरत है। उसके बाद पंजाब में, पूरे पंजाब में टेस्ट किट्स कहाँ हैं? या चुगताई लैब कर रही है या आपकी वो तो कह रहे हैं हमने 15,000 कर लिए जनाब टेस्ट हमने। सर पता नहीं कहां पे कर लिए। आज आप ये मुझे बताएंगे आई उसामा स्पेशलिस्ट साहब, को, अगर आई आपकी स्पेशलिस्ट हिस्ट्री को है, क्यों लगाया है कि जनाब जो कमेटी अब है उसका आप है। अंदाजा लगाएं आई स्पेशलिस्ट- इससे डॉक्टर असद असलम CEO हैं मियो हॉस्पिटल के। जी जी, कल उनसे वो बात हुई एक वो उनसे बात हुई, वो एक आई स्पेशलिस्ट हैं। अब वो ये क्लेम कर रहे हैं कि वो जनाब जो मलेरिया की दवाई है उसके साथ वो इलाज कर रहे हैं कोरोना पेशेंट्स का। उन्होंने कहा जी 8 लोग सेहतयाब भी हो गए। नहीं 11 आज भी पता चला मुझे। मेरे खरल साथ साहब जो एक आई स्पेशलिस्ट जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है, वो ये क्लेम कर रहा है कि मैंने मलेरिया की दवाई के साथ उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट की हुई है। इससे ज्यादा कॉमेडी ऑफ एरर क्या होगी? मेरी इतलात के मुताबिक तो मियां अस्पताल में उन लोगों को ठहराया जा रहा है जो कि सेहतमंद है, जो कि बेहतर है, ताकि 5 वाद के बाद वहां पर किसी क्रिटिकल पेशेंट को नहीं रखा जा रहा, ताकि अपना फिगर बेहतर किया जा सके। इस वक्त ना उलमा का किरदार बड़ा अहम है। तो दावत इस्लामी एक बहुत बड़ी जमात है, पाकिस्तान में बहुत काम करती है तबलीग का भी, और अब उन्होंने थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए ब्लड डोनेशंस का भी इंतजाम किया, क्योंकि बड़ा मसला हो गया। थैलेसीमिया के हज़ार पाकिस्तान में पेशेंट्स हैं, बच्चे भी इनमें शामिल हैं, तो ब्लड नहीं मिल रहा था। ये वो काम कर रहे हैं, राशन का, दीगर काम, फलाई कामों में बहुत आगे। तो इनके लाखों लोग इनसे वाबस्ता हैं। इनके तर्जुमान हाजी अब्दुल हबीब साहब से हमारा राब्ता हुआ है, उनसे बात करते हैं। हाजी साहब ये फरमाइए, दावत इस्लामी भी तबलीग का भी काम करती है और फलाही कामों में भी बहुत ज़्यादा आज इस वक्त बहुत आगे आगे बढ़ रही है। ये बताएं कि आपने क्या तरीका अपनाया है दावत का, क्या हो रहा है? क्योंकि अभी जिस तरह हमारी बात हो रही थी तबलीगी जमात के भी एक अहम रहनुमा से, तो आप क्या कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। दरअसल मसला ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी हर वो प्रिकॉशंस यूज करती है जो हमें साइंटिफिकली भी पता चलता है या हुकूमत की तरफ से बताया जाता है। तो जैसे ही हमें ये पता चला कि स्कूल कॉलेजेस बंद किए जा रहे हैं, तो हमने राइट अवे हमारे मदारिस और जामियात जो हजारों की तादाद में जिसमें तलबा पढ़ते हैं, लाखों की तादाद में मैं कहूँ हमारे स्कूल मिला के, हमने उसको शट ऑफ कर दिया, उसको बंद कर दिया। हमारे जो हफ्तावार इज्तिमात थे, जो 571 वीकली इज्तिमात हमारे पूरे पाकिस्तान में होते थे, हमने वो बंद कर दिए। फिर दुनिया भर से हमारे चूंकि इज्तिमात होते थे, तो हमसे राब्ता लोगों ने किया। हमने कहा जहां जहां गवर्नमेंट पब्लिक स्पेस पर जमा होने का मना कर रही है, आप अपने इज्तिमात बंद कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसका जो दूसरा तरीका इख्तियार किया, क्योंकि हमारे पास अपना चैनल है, मदरी चैनल, उसके जरिए हम दीन की तबलीग कर रहे हैं, और साथ साथ हमारे ऑनलाइन मदरसे शुरू कर दिए हमने। इस वक्त 14,500 से ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो हमने बहुत सारी चीजें ऑनलाइन कर दी। अल्लाह पाक से रोजाना दुआएं हो रही हैं, अजानें हमारी तरफ से लाखों लोग दे रहे हैं। इंशाल्लाह जल्द वो दिन आएंगे कि फिर मस्जिद की रौनकें और ये इज्तिमात बहाल हो जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आपने हमें वक्त दिया, बड़ी मेहरबानी। देखिए ये लोग भी हैं जो इतने मतलब उन्होंने बर वक्त वो इक़दाम उसी वक्त जिस वक्त हुकूमत ने स्कूल कॉलेज बंद किया उसी वक्त उन्होंने कर दिया। ब्रेक से पहले मैं चाह रहा हूँ, आर्मी चीफ का बड़ा ज़बरदस्त बयान सामने आया है। खरल साहब, हम फ़ौज से जो एक्सपेक्ट करते हैं वो फ़ौज हमेशा उससे आगे हमें नज़र आती है। अब इन में भी देखिए हरावल दस्ते की तरह, यानी अपनी जानों पर खेल रहे हैं। जब इनके पास इक्विपमेंट भी नहीं था तब भी आपको हर जगह फ़ौजी नज़र आएंगे। अब आर्मी चीफ ने भी कहा है कि हमने नहीं देखना तब का क्या है क्या नहीं, हमने पूरी तरह से साथ देना है, हर जगह नज़र आते हैं हमें। तो क्या जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है खरल साहब, वो भी फौज का उस तरह साथ दे रही है? और ये जो मैंने आपसे सवाल किया था कि वो सोशल मीडिया पे चल रहा है जी आर्मी चीफ नज़र नहीं आते मीटिंग्स में, या इमरान खान साहब अलग मीटिंग, आर्मी चीफ की अलग मीटिंग, ये क्या हो रहा है? देखिए मेरा ख्याल है इसको हम एक्सप्लॉइट ना ही करें तो बेहतर है। लेकिन बहरहाल अफसोस है कि जो इस हालत में फ़ौज अपना तो काम कर रही है, और फ़ौज क्या करती है, फ़ौज सिविल जो इंतज़ामिया उसकी मदद के लिए आती है, उसको बुलाया जाता है। यहाँ पे फ़ौज का कोई सैलाब आए, ज़लज़ला आए, आंधी आए, तूफ़ान आए, और कोई इस तरह का जो आ जाए मामला, तो उसमें आप देखें फ़ौज जो है वो हरावल दस्ते के तौर पर आपको नज़र आती है। अब आप देखें कि आप बात कर रहे हैं डॉक्टर्स की, मैं आज गुजर रहा था, जब सड़कों से हम देखते हैं तो फौजी जवान खड़े हुए हैं, कई रेंजर के जवान खड़े हुए हैं, तो उनको कुछ ने हिफाजती लिबास अपने जो पहने हुए हैं, इस तरह तो यहाँ पे तो पैरामेडिकल स्टाफ को नहीं आपने दिए। तो जहाँ पे भी आप देखें फौजी खड़े हैं सड़कों पे, एक भी ऐसा इंसिडेंट नहीं है कि किसी से उन्होंने मिस हैंडलिंग की हो,
आप बड़े अच्छे तरीके से तमीज से बाबर साहब मुझे बताएं, जब ये कुदरती आफत आती है, अगर आप अच्छा कर्नल साहब एक अगर कुदरती आफत में आप फौज को जब रोल देते हैं तो बड़ा डिसिप्लिन बड़ा जबरदस्त नजर आता है। मुझे बहुत से लोग बुरा भला शायद गालियां में दें कि जी आप सिविलियन सुप्रीमेसी के खिलाफ बात कर रहे हैं, लेकिन क्या फौज को लीडिंग रोल नहीं देना चाहिए इन हालात में? उसामा साहब, हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फौजी जो उनके जो मेडिकल यूनिट्स हैं वो मुख्तलिफ अस्पतालों में आएंगे और सिविल डॉक्टर्स के साथ मिलकर काम करेंगे। इशू ये है कि हमारा जो पब्लिक सेक्टर है, ये जो बड़े बड़े अस्पताल हैं, यहाँ पर बेतहाशा सियासत है। डॉक्टर का आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। आप देखें कि आपके सेक्रेटरी हेल्थ है कौन? नबील अवान साहब, वो बंदा जो शहबाज शरीफ का चहीता था, उसको आपने सेक्रेटरी हेल्थ लगाया हुआ है पंजाब में, तो बेड़ा गर्क तो यहीं पे होना था। तो उसके बाद आप देखें कि जो डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, उनका वाईडीए के साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, उनका कैबिनेट के साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। सीएम जो है वो सोलो फ्लाइट पर है। उन सीएम तो सिर्फ एक चीज चाहते हैं, वसीम अकरम प्लस तो सिर्फ ये चाहते हैं कि सोशल मीडिया पर और मीडिया पर सिर्फ ये चीज आए कि जनाब मैं बेस्ट हूं, मैं सिंध गवर्नमेंट से बेहतर जा रहा हूं। उनकी तरफ से चाहे पूरा पंजाब चला जाए, उनको इसकी कोई परवाह नहीं है। पंजाब में हेल्थ के बेड़ा गर्क हुआ है इस टाइम, लेकिन सीएम साहब जो है वो अपनी बीन बजा रहे हैं। अच्छा, मेरा छोटे भाई को एक बड़ा मसला हो गया रीढ़ की हड्डी का, वो कहीं गिर गया था तो हर जगह दिखाया गया तो ऑपरेशन कर दो। आखिर पिंडी जब सीएमएच गए तो उन्होंने जो इलाज किया वो सबसे बेहतरीन था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भाई आज छोटा ठीक है। तो ये हाल है हमारे मुल्क में दीगर जगहों का और आर्मी के डिसिप्लिन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको नैब के हवाले से भी एक बड़ी स्टोरी देंगे। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला हुकूमत की इस वक्त तरजीहात क्या हैं? क्या वाकई कोरोना से लड़ना, लोगों को इससे महफूज बनाना तरजीहात हैं या अपोजिशन को दबाना है? क्योंकि बाबर डोगर साहब ने भी अभी प्रोग्राम में खबर ब्रेक की है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल सरकारी सरपरस्ती में हो रहा है अपोजिशन के लोगों के खिलाफ, और मीडिया में अगर कोई बोलता है हुकूमत के खिलाफ तो चाहे वो उस्मान बुज़दार साहब हों या इमरान खान, तो उसके ऊपर वो इस्तेमाल हो रहा है सोशल मीडिया का। एक और बड़ी खबर मैं आपको दे दूं कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है कि जो कैदियों को रिहा किया गया ये कोरोना का बहाना बनाकर, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने वो अहकामात सिंध हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअत्तल भी किए। अब 6 अप्रैल को हुकूमत से भी जवाब तलब कर लिया गया है कि बताएं कि अब तक इंतजामात क्या किए गए हैं, कितना सामान है, क्या क्या हिफाजती इक़दाम किए गए हैं, डॉक्टर्स के पास सामान की क्या पोजीशन है और क्या आपकी तैयारी है, और जेलों में आप क्या कर रहे हैं। तो हुकूमत के हाथ पांव फूले हुए हैं, उनको पता नहीं कि करना क्या है क्या नहीं करना। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी अगर जेलों में किसी को कुछ हो गया, कोरोना फैल गया तो सुप्रीम कोर्ट पे बात आएगी। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इल्ज़ाम से हमें ना डराएं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, हमने कानून पर फैसला देना है। बाबर डोगर साहब, ये जो शहबाज शरीफ साहब पर हमसे ज़्यादा शायद ही किसी ने तनकीद की हो, मगर जब डेंगू शुरू हुआ था तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब जिस तरह भी था काफी हद तक, और बाहर के लोगों ने सराह श्रीलंका वाले आए, उन्होंने कहा जी हमने आपसे सीखना है। और फिर खैबर पख्तूनख्वा में जब फैला तो पंजाब से टीमें भेजनी पड़ी। वहां पर पंजाब जिसने जिस तरह काम किया था खैबर पख्तूनख्वा में उस तरह नहीं हो सका, तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। तो आज भी फिर क्या वो शहबाज शरीफ साहब से कोई कुछ तो देखिए, इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर कोई अच्छा मशवरा दे रहा है। उसामा साहब, मैं आपको बताऊं, मैं पिछले 20 साल से मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स को देख रहा हूँ। चौधरी प्रेलाई की गवर्नमेंट थी, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन थी, पंजाब ने हमेशा लीड किया है, पंजाब ने एडमिनिस्ट्रेशन में हमेशा से लीड किया है। दूसरे सूबे जो थे वो पंजाब की तरफ देखते थे, चाहे वो चौधरी प्रेलाई का दौर हो, चाहे वो शहबाज शरीफ का दौर हो, चाहे वो जिस तरह से आपने कहा कि डेंगू हो या कोई और मसाइल हो, हमेशा पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर रही है। ये पहली दफा पंजाब की हिस्ट्री में कि मैं देख रहा हूं कि एक ऐसा बंदा पंजाब पर है कि पंजाब जो है एक जाली सर्वों के जरिए से ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि पंजाब दूसरे सूबे से बेहतर है। पंजाब जो है वो फॉलो कर रहा है सिंध गवर्नमेंट को, हालांकि सिंध गवर्नमेंट के अपने भी जो इंतजाम है वो इतने अच्छे नहीं है। तो अगर पंजाब सिंध को फॉलो कर रहा है तो आप उससे अंदाजा लगाएं कि पंजाब के अंदर क्या हालात होंगे। सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार, जिनको वसीम अकरम प्लस कहते हैं, माशाल्लाह से उन्होंने 12 अरब रुपया रखा डेंगू के इक्विपमेंट खरीदने के लिए, वो जनाब हेल्थ डिपार्टमेंट को दे दिया, हेल्थ डिपार्टमेंट ने वो पैसे अस्पतालों को दे दिए, उसमें से अभी तक कुछ खर्च ही नहीं कर सके उसामा साहब। मसला ये कि वो पैसे के ऐसे कि पैसे पड़े हुए हैं। अस्पतालों के जो सीईओज हैं वो डर रहे हैं कि जनाब इसका बाद में ऑडिट होगा तो हमें पकड़ेंगे, हम कैसे खर्च करें। होना तो ये चाहिए था कि गवर्नमेंट खुद खर्च करती, अस्पतालों को डिमांड बेस्ड चीज़ें उनको देती। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि यहाँ पर कोरोना से नहीं लड़ा जा रहा,
गवर्नमेंट कहते की थे, कोई अच्छा, पॉलिसी नहीं है कोरोना से लड़ने की। लॉकडाउन देख ले, वो पार्शियल है, आपको सड़कों पे लोग भरे दिखाई दे रहे हैं। गवर्नमेंट ने अभी तक बात तो कर रही है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने लोगों में राशन तकसीम करने की या 4000 पे जो पैसा वजीफा अनाउंस करने की बात की है, 1 रुपया अनाउंस नहीं किया। और इशू ये है कि करके आ रहे हैं, अस्पतालों का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, अस्पतालों में कोई चीज नहीं है, डॉक्टर के पास मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है, और जनाब ये कोरोना के साथ जंग लड़ने बात चले करें हैं। अमली तौर पर कुछ करने की, अगर आपने बढ़ के तमाम गवर्नमेंट के इंतजाम इस टाइम सबसे बुरे हैं, मैं आपको ये बात बता। अच्छा, एक साहब है जो सीएम भी बनना चाहते थे पंजाब के, फवाद चौधरी साहब, दीनी मसला हो, सेहत का कोई मसला हो, यानी कोई भी हो, तो हैं तो साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर, लेकिन मैं आपको बयान उनका सुनवा रहा हूं, आप सुने, आप अशश कर उठेंगे कि वो किस तरह तैयार हैं जनाब ये कोरोना से लड़ने के लिए। क्या वो नई चीज बता रहे हैं, जरा देखिए। माहौल जो है ना, कमाल है ना, देखिए हैरान हुए ना आप खरल साहब, कमाल नहीं हो गया इस शख्स के होते हुए आपको कोई वजीर सेहत या सेहत के कोई डिपार्टमेंट की जरूरत है। 90% सामान भी पहुंच गया हॉस्पिटल्स में, 90% हॉस्पिटल्स में, सिर्फ 10% रह गया है, वो भी कोई मसला नहीं। और जनाब हम लोकल प्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं चीजों की, ये तो दुनिया में एक्सपोर्ट करेंगे। चाइना को कहें कि आप रुक जाएं, हम देते हैं पूरी दुनिया को। मैं वैसे सुन भी रहा था गौर से, और गौर भी कर रहा था, और आपसे भी और डोगर साहब से भी और फवाद चौधरी साहब से भी मेरा सवाल है कि वो कौन से हॉस्पिटल 90% पाकिस्तान के किस हिस्से में, किस कोने में है। कोई एक ऐसा हॉस्पिटल ये दिखाना पसंद करेंगे कि जहाँ पे 90% जो इक्विपमेंट है, जो मेडिसन है, या जो हिफाजती जो मास्क है, आलात हैं, जो लिबास है, वो पहुँच गए। कोई एक हॉस्पिटल 90% हॉस्पिटल्स में, मैं हॉस्पिटल रह गए 90 हॉस्पिटल, 100 में से 90 हॉस्पिटल्स में हर आप चीज मुझे ये बताएं कि उनके ये कह रहे हैं जिस तरह, क्या मान लेंगे जिस तरह के वो माशाल्लाह बयान दागते हैं, और जिस तरह से वो उन्होंने कहा अभी जो किट्स हैं उसके ऊपर उन्होंने सवाल उठा दिया। अच्छा, कि वो जो किट्स हैं वो नाकस हैं। एनडीएमए के जो है वो तर्जमान जो है या उनके जो सरबराह है उनको सामने आना पड़ा। सर हमारी टीम ने ढूंढ लिया वो हॉस्पिटल, वो ना पीएम हाउस में यूनिवर्सिटी बननी थी ना, वहां पर वो मैं आपको एक बात बताऊं, पंजाब, अच्छा वहां 100% नहीं कर सके पूरे पंजाब के लिए, पंजाब के लिए 3 जगहों से टेस्ट किट प्रोवाइड की गई है। चुगताई लैब है, उसके बाद शौकत खानम है, उनको भी वसीम अकरम प्लस ने, आपको पता है किसको खुश करने के लिए उनको किट दिया, उनका लंबा चौड़ा बिल भी पे किया है साथ, और उसके साथ NIH है। और NIH में अगर आप आज 6 घंटे में रिजल्ट आ जाता है, 6 घंटे में कोरोना का नॉर्मल रिजल्ट आ जाता है, लेकिन जितना रश है ना, अगर आप आज वहाँ पे अपना ब्लड का सैम्पलिंग करवाते हैं ना, तो कम से कम आपको 1.5 हफ्ता चाहिए उसका रिजल्ट आने में, इतना रश है वहाँ पर। और बंदा कहां से कहां पहुंच जाएगा। अच्छा वो तो लेट दे रही है, लेकिन सिंध में देखें एज कम्पेयर टू, अगर सिंध की बात करें जिस तरह कह रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है डॉक्टर साहब, जो आपने कहा हमेशा पंजाब की ब्यूरोक्रेसी, पंजाब के एडमिनिस्ट्रेशन, पंजाब के जितने भी गुजराल हैं, गए गुजरे भी थे, ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि उन्होंने लीड किया है और सारे सूबे पंजाब को फॉलो करते थे जितने भी चीफ मिनिस्टर थे। अब मामला ये है कि आप यहाँ पे कह रहे हैं 1.5 हफ्ता 14,000 60,000 किट्स है, नहीं है। सिंध के अंदर क्या हो रहा है वो मैं देख रहा था कल भी बयान मुराद अली शाह का और नासिर शाह का, उन्होंने कहा कि हम मोबाइल वो बाकायदा जो है उसके हवाले से कर रहे हैं अरेंजमेंट, ताकि मोबाइल लोगों के टेस्ट और मौके पे ही उनको रिजल्ट दिए जा सके। यानी ये वहां पे निजाम इस लेवल पे आगे जा रहे हैं, और हम हफ्तों के मामलात आ रहे हैं। आप देखिए अब सीएम क्या कह रहा है, प्लस कर क्या रहा है। मैंने शहबाज शरीफ का दौर देखा, किस तरह से डिसीजन मेकिंग होती थी, किस तरह से ब्यूरोक्रेसी को दौड़ाया जाता था, उनकी दौड़े लग जाती थी, किस तरह से मीटिंग पे फैसलों पे इम्प्लीमेंटेशन होती थी। आज भी वही ब्यूरोक्रेसी है, लेकिन वो बड़े आराम से सो रही है, वो आराम से सो रही है। और वसीम अकरम प्लस साहब क्या कर रहे हैं, कल जनाब एक जगह क्वारंटाइन का दौरा कर लिया, आज गुजरांवाला में दौरा कर लिया, और क्वारंटाइन भाई बनाई जा रही है। जो अस्पताल है वहाँ पर जिन्होंने आपको बेसिकली डॉक्टर उनके पास तो किट्स पूरे टीचिंग हॉस्पिटल लाहौर सूबाई दारुल हुकूमत में नहीं है, आपके DHQ लेवल पे होनी चाहिए, आपके THQ लेवल पे तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में होनी चाहिए। यहाँ पे सूबाई दारुल हुकूमत में 2,500 हो गई तादाद। कोरोना से लड़ाई जो है ना, वो सोशल मीडिया पर, वो मीटिंग्स में, और वो सिर्फ ब्रीफिंग में लड़ी जा रही है पंजाब की हद तक। तो मैं ये जानता हूँ इसके आगे पंजाब अल्लाह के हवाले है, और ना कोई हेल्थ केयर सिस्टम है, ना इनको ये पता है कि ओरिजिनल फिगर्स कहाँ पर जा रहे हैं।
सिर्फ ये कि सोशल मीडिया पर हमने ये दिखाना है कि सिंध गवर्नमेंट से अच्छा हम मुझे पे बताइए, राशन की तकसीम का सिलसिला कब शुरू होगा? सिंध पर भी सवाल उठ रहे हैं, वहां भी सर कोई प्लानिंग वो नहीं। परेशान अभी है, मुझे ये आप बताइए, परेशान आप हैं यहाँ कि ये पर- लोकल ट्रांसमिशन शुरू हो गई है। वैसे ये बात है, बुजदार साहब परेशान नहीं होते, वो बिल्कुल उसी तरह उनका शक्ल रहती है, वो कुछ भी वो हो जाए तो वैसे इमरान वैसे खान ही है। साहब यानी का वो एक जो- तस्वीर है, वो कुछ हो जाए वो तस्वीर में तब्दीली नहीं आती। देखिए, वो visuals प्राइम नहीं है मिनिस्टर उनके इमरान चेहरे खान पर। साहब जो है, उन्होंने कहा घबराना नहीं है, तो जाहिर बात है इन्होंने भी उन्हीं की फुटप्रिंट पे चलना है। वो भी इस घबराते तरीके नहीं। से सही अपने घबराना आप को नहीं, मामला ये आप देखें कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं टाइगर फोर्स बन गई है। सर घबराता कितने वो है दिन हो जिस गए? जो काम करता है या अच्छा जिसने मुझे ये काम करना हो, बताएं, जिसको जो कोई- टाइगर वो- फोर्स का आपने कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा वो बन गई, राशन का आपने कहा लोगों को मिल गया, गा घी गा के सीखे से हम आगे नहीं निकल रहे। क्या हमने लिबास हफाजती देने थे वो दे दिए, क्या हमने उनको औलाद देखिए- देने थे वो दे दिए, मेडिसिन देने थे देखिए वो दे हुकूमत कहती दिए। है अपोजिशन बस सियासत कर रही है, ये सियासत का वक्त नहीं है, देखिए ये अपोजिशन सियासत ना का तो करे। काम होता है सियासत करना, हुकूमत का काम है डिलीवर करना। जब आप डिलीवर नहीं करेंगे तो वो सियासत करें, वो उनका मसला है, वो आप अपना काम सीधा करें। डिलीवर तो उसी दिन आप कर दिया था जिस दिन हाउसिंग ऑर्डर जब उस्मान बुज़दार साहब बने थे करेंगे, सीएम। डिलीवर अच्छा, करेंगे ब्रेक का वक्त तो है उनकी जी। सियासत को लोग खुद ही पता चल जाएगा। अच्छा ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि खरल साहब का इदारा है, मेरी मुराद यह है कि उसको देखते भी हैं सब, सुन लेना, मुझे पता था आप बुरा मना जाएंगे, यानी आपको उसकी खबर होती है, पाकिस्तान का इदारा है, स्पेशलिटी है, सर, पाकिस्तान- ये कह- स्पेशलिटी है। चलें चलें ये कर लें कि- Speciality। तो वो है नैब। वैसे तो कोर्ट हो, हर सियासत भी सभी, तो नैब ने एक्रेडिशन काउंसिल का कहा है कि जी बनेगी तो उससे क्या कमाल हो जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो रिमार्क्स आ रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। मैंने प्रोग्राम में ब्रेक से पहले हवाला दिया था, सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही अहम केस चल रहा है कि जिस तरह 519 कैदी सिंध में रिहा हो गए ये कोरोना के बहाने पर, और इसी तरह से कुछ 408 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद कैदियों को रिहाई मिल गई। सुप्रीम कोर्ट में ये चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि ये तो जब से ये हुआ है डकैतियाँ बढ़ गई हैं कराची में, और सब उन लोगों को छोड़ दिया गया होगा जिन्होंने करप्शन की। अब जो करप्शन करता है उसको आदत होती है, और जब ये लॉकडाउन होगा तो उसको पैसे नहीं मिल रहे होंगे तो कोई और वारदात करेगा, क्योंकि रिस्क की भी भूख से ज़्यादा करप्शन की भूख होती है और उसको नहीं रोका जा सकता। करप्शन को रोकने के लिए हमारा इदारा है नैब। अब उसने एक और स्टेप ले लिया है और वो कह रहा है जी एक्रेडिशन काउंसिल बनाई जाएगी, जहां पर केसेस जाएंगे कि अच्छा क्या करना है, तफ्तीशी अमल को बेहतर बनाने के लिए तफ्तीश किस तरह से करनी है, वहाँ पर जाएगा। खरल साहब आपसे बेहतर कौन जानता है, यू आर एन एक्सपर्ट ऑन दिस, ये अच्छा मैं समझता हूँ इसकी शदीद ज़रूरत भी थी कि जिस तरह आप देखें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जिस तरह आप डॉक्टर बनने के लिए आपको पूरी एक डिग्री लेनी पड़ती है, अच्छा। इस तरह इंजीनियर बनने के लिए पूरी आपको डिग्री लेनी पड़ती है। यहाँ पे मामला ये है कि इस तरह साइंटिस्ट के लिए पूरा आपको पढ़ना पड़ता है, पढ़ाई अब करें, इस तरह बैंकिंग में जाना है, मुख्तलिफ शोबों में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है। अब मामला ये है कि इन्वेस्टिगेशन अफसर बनने के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। इश्तिहार आता है, आप दरख्वास्त देते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए, जिस तरह पहले नवाज शरीफ के दौर में डायरेक्टर जब ASI वगैरह भर्ती हो गए, पुलिस के अंदर आपने भर्ती होना है, नैब के अंदर भर्ती होना है, FIA के अंदर होना है। नैब के जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने मंजूरी दी है किस चीज़ की, जिसकी एक एक्रेडिटेशन काउंसिल होगी। जिस तरह डॉक्टर साहब भी जानते हैं ब्यूरोक्रेसी की, जो कि वो भी बीट करते हैं कि अफसरान के रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं या उनकी प्रमोशन के लिए मैंडेटरी कोर्सेज होते हैं, स्टाफ कॉलेज होता है, नीपा होता है, मुख्तलिफ नाम भी चेंज होते रहते हैं, फिर NDU जाते हैं। इस तरह एक एक्रेडिटेशन काउंसिल जो है उसके अंदर क्या होगा, जिस तरह साला में पुलिस की ट्रेनिंग होती है, जिस तरह PSP ऑफिसर डायरेक्ट ASP अगर आते हैं, तो यहाँ पे मामला ये है कि एक एक्रेडिटेशन काउंसिल होगी जो अम्ब्रेला एक पूरा होगा, जिसके चेयरमैन जो है वो हेड होंगे, और सारे इस तरह DG FI होगा, पुलिस वाले होंगे, दीगर जितने भी इन्वेस्टिगेशन के इदारे हैं, महकमे हैं, उसमें एक्साइज है या टैक्सेशन है, मतलब इस तरह FBR के जितने भी रेगुलेटर हैं, इन्वेस्टिगेशन के इदारे हैं, वो सारे उसके मेंबरान होंगे। और ये जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होंगे वहां पे बकायदा उनको, जिस तरह पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल इंजीनियर को देती सर्टिफिकेशन होगी, ताकि IO है जो मेगा करप्शन की, व्हाइट कलर की क्राइम की रोज जो हमें खबरें देनी पड़ती हैं, ASI है,
या कोई भी है इन्वेस्टिगेशन किसी भी महकमे का अदालतों में, FIA हाई का, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में नहीं तो हजीमत वो होती है। उसको कम अज कम वो प्रॉपर जो चीजें उसको अच्छा, बाबर हो ना साहब- हो जदीद टेक्निक से, टेक्नोलॉजी से उसको रास्ता हो। ये साइंसी बाबर साहब, बना- आप भी इसकी निशानदेही किस तरह करते हैं। investigation मैं तो कि करना है? अब तफ्तीश अच्छी हो जाएगी मैं तो नैब में। पहले दिन साइंसी से- खतूत मैं और तो बुनियादों पहले पर दिन से ये कह रहा हूँ कि नैब के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं उनको मॉडर्न टेक्निक का नहीं पता। वाइट कॉलर क्राइम की डिटेक्शन सबसे मुश्किल काम होता है, ये एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है, ये कि हर आम आदमी का काम नहीं है। नैब के जो इन्वेस्टिगेशन आईओज हैं, मुझे एक बात बताएं, क्या वो लंदन से कोर्सेज करके आए हैं, क्या अमेरिका से कोर्सेज करें, कहाँ से उन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी का उनको पता है? वही पुराने तरीके हैं, सवाल तैयार किए, उनसे पूछ लेकिन लिया, उसके थोड़े बहुत बदले में जो evidence मुकाबले में जो मुलजमान है वो शातिर है, उनके पास उनके बड़े पास बड़े बड़े ऑडिटर- भर्ती किया आप उन्होंने। ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये सियासतदान देखिए, ये हैं, जो- आप इनसे इनसे इनकी डिटेक्शन इनके जो ऑडिटर होते हैं जो इनको अपने लोग बड़े बड़े रखे हुए हैं अपने लिए, जो इनको वारदातें सर, बताते हैं कि अगर- किस तरीके से अभी तक आपने एक्सप्लॉइट किस तरह करना है, टैक्स चोरी किस तरह करनी है, मनी लॉन्ड्रिंग किस तरह करनी है। अच्छा। ऑडिट एंड अकाउंट्स के बड़े बड़े लोग रखे होते हैं, हाँ तो जी, इनको पूरे पूरे पकड़ने के डिपार्टमेंट। लिए और फिर वकील बड़े बड़े माशरा रखते हैं। वहां पे 75,000 वाला, लाख वाला, कॉन्ट्रैक्ट वाला प्रोसिक्यूटर होता है, जहां पे 10 करोड़ 20 करोड़ वाला वकील होता है। तो मुकाबला देखें ना, अकाउंट्स के एक्सपर्ट होते हैं, रिटायर्ड बैंकर्स होते हैं, जो FBR वारदातों के लोग का retired तरीका होते बताते हैं कि बिल्कुल ये ऐसे। किस तरह- अच्छा, बाबर साहब, ये पनामा में JIT की जरूरत ना पड़ती अगर इतनी अच्छी तफ्तीश हो रही होती नैब में, और सुप्रीम कोर्ट को ये ना कहना पड़ता कि नैब मुर्दा हो चुका है, उसके बाद नहीं, कोई नैब अच्छे का लोग- कसूर नहीं है नहीं, डॉक्टर साहब। उसके नैब बाद के कोई अच्छे अंदर कुछ prosecutors आए हैं। ना है, लोग जो चेयरमैन है, खैर वो कमर ज़मान चौधरी की वजह से नैब के बारे में नैब में JIT की जरूरत क्या थी अगर नैब अच्छा उस होता? वक्त नैब का चेयरमैन कमर ज़मान चौधरी था। सर नीचे तो वही है, लेकिन अब तो prosecutor नहीं वही है है, ना। तफ्तीश तो आप का नहीं पता है है। कि कितने मैं बंदे जेल के अंदर आए नहीं, हैं। खैर मीर साहब, शीलर मान जैसे बंदे को नैब ने पकड़ा हुआ है, तो आप सोच भी सकते थे। तफ्तीश कौन कर रहा है? वही लोग तो तफ्तीश कर रहे हैं ना, तफ्तीश की है। तो एक केस बन गया उनके आप ऊपर, देखें, मीर आप शीलर मान के देखिए, ऊपर। तफ्तीश जो शातिर मुलजिम है नए ना- चेयरमैन ने नहीं करनी, जस्टिस स्टार्ट जब वेद लेकिन आईओएस भी आपके कर रहे हैं, अभी तक वो बेल नहीं मंजूरी मिल रही। देते हैं, उसके बाद एजाज तफ्तीश एहसन आपने साहब देखा बड़े बड़े वकील लेयर हैं। दर लेयर उन्होंने रखी होती है कि लेयर के नीचे कहीं जाकर तो जुर्म ये एक छुपा होता अच्छा चीज है। इनके पास वो टेक्निक्स ही नहीं कि वो लेयर एक तो उन्होंने लैब बना ली अपनी, और ये जो एक्रीडिटेशन काउंसिल है, मेरे ख्याल ये भी एक अच्छा स्टेप है। और जो अच्छा है। जदीद खतूत से रास्ता करने के लिए, हम महंग करने के लिए ये स्टेप जो है नैब का, ये अच्छा है, खुश आइंद है, ताकि जो मुलजमान अगर शातिर हैं, चलाक हैं, उन्होंने बड़े बड़े लोग, अब देखें शब्बर ज़ैदी जैसे लोग जो हैं वो इन लोगों को वारदातें बताते थे, जो चेयरमैन FBR भी लगा सर, दिया ये जिनको- एक्टिशन काउंसिल में कोई आपको रोल मिल सकता है? आप भी थोड़ा जाकर नहीं बता नहीं, दें, देखिए बता हमारा दिया काम करें। तो एक क्रिटिक है ना, हम नैब अगर अच्छा काम करेगा तो हम चलो, अच्छे appreciate लोग करेंगे। रिकमेंड कर दें तो जिनको ज़्यादा तो हम ट्रेनिंग दे critic करते सकें, हैं। जो इनको अपग्रेड ट्रेनिंग दे सकें। नहीं कोई नहीं, इस तरह के ट्रेनिंग वो बकायदा नैब के लोग होंगे, अच्छे पुलिस ऑफिसर होंगे, अच्छे FIA के इन्वेस्टिगेटर होंगे, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं, वो उसके अंदर वो इंस्ट्रक्टर होंगे। और बकायदा ये अच्छी तजवीज़ है कि पुलिस वाले देखें, अब ASI है, उसको पता ही नहीं है, ज़िम्नियाँ लोगों से लिखवाते हैं, FIA का ये रोल है। नैब के अंदर तो फिर भी बेहतर है, क्योंकि वहाँ पे कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम है, वहाँ पे प्रोसिक्यूटर साथ होता है, वहाँ पे उनका इन्वेस्टिगेटर होता है, केस अफसर होता है, डायरेक्टर होता है। क्योंकि नैब जब 99 में बना तो उसका SOP आज भी, क्योंकि फौज उस वक्त थी, आर्मी की था, तो एक डिसिप्लिन के तौर पे आज भी नैब प्रोग्राम जो है, का वक्त वो हो गया। सर्व कर रहे हैं। वकील साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बाबू साहब का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम देखने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।